नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आए हैं और उनको डिस्कस करेंगे और एक जजमेंट भी आई थी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई स्पेशली पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है और अगर कोर्ट लिबर्टी ग्रांट कर देती है कि रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में अगर पेंडिंग है, तो ऐसे में वहाँ से स्पेशली पिटीशन विड्रॉ कर ली जाती है और रिव्यू पिटीशन में अगर जो ऑर्डर है वो डिसमिसल का आता है पिटिशनर के अगेंस्ट में, तो क्या दोबारा से स्पेशली पिटीशन फाइल की जा सकती है कि नहीं। तो ऐसा ही कुछ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये मैटर लार्जर बेंच में गया हुआ है, तो इससे पहले एक जजमेंट भी आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की। उन सब बातों को, उन सब जो ऑर्डर्स आए हैं उनको हम इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस थी दोनों। अब चूंकि मैटर लार्जर बेंच में गया है, तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई फर्दर ऑब्जर्वेशन नहीं दी। तो हुआ क्या था, पहले हम उसको समझते हैं। और देखिए, ये एक रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स है। इसमें कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, स्पेशली पिटीशन डायरी नंबर 2866/2024, जो कि पहला ऑर्डर एक यहाँ पर आया है इस केस में जो 29 जुलाई 2024 को। इसके बाद सब्सिक्वेंट ऑर्डर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पहला ऑर्डर पे हम देखते हैं 29 जुलाई 2024 को। तो उस ऑर्डर में क्या था कि जो पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का ये केस था, जिसमें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी फाइंड लिटिल रीजन टू एग्री विद द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द कोऑर्डिनेट बेंच इन एस नरहरी वर्सेस एस आर कुमार। एक कोऑर्डिनेट बेंच ने अपनी एक जजमेंट दी है। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे जो एग्री मतलब काफ़ी कम, लिटिल रीजन टू एग्री मीन्स पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बेंच ने एक जो ऑर्डर 23 रूल 1 है उसके जो प्रिंसिपल्स को कंसिडर नहीं किया था। ऑर्डर 23 रूल 1 का जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें बताया गया है कि अगर जो पार्टी विड्रॉ करती है अपनी प्रोसीडिंग्स कॉम्पिटेंट कोर्ट से और उन्होंने आगे लीव नहीं ली हो कि फर्दर फ्रेश प्रोसीडिंग्स फाइल करने की अगर लीव ना की हो, तो फिर उनको परमिशन नहीं दी जा सकती सेकंड राउंड पे। तो ऐसे में चूंकि अब कोर्ट ने कहा कि जो डिसीजन था एस नरहरी का वो लार्जर बेंच में गया हुआ है, तो अब इसमें कोर्ट ने कहा कि हम इसमें आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऑर्डर 23 रूल 1 ये कहता है कि अगर कोई पिटिशनर है वो विड्रॉ करता है जो कोर्ट से कि हम ये दोबारा से मीन्स पिटिशन को विड्रॉ करता है और लिबर्टी लेता है कोर्ट से कि दोबारा से सेम मीन्स अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट करने के बाद सेम ग्राउंड्स में फाइल करने के लिए, तो कोर्ट अगर लिबर्टी ग्रांट करती है तभी वो केस फाइल कर सकता है। तो स्पेशली पिटीशन में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पिटिशनर को लिबर्टी ग्रांट नहीं दी गई है कि दोबारा से आप स्पेशली पिटीशन फाइल कर सकते हो, तो ऐसे में आप दोबारा से स्पेशली पिटीशन जो है वो फाइल नहीं कर सकते जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको लिबर्टी ना दे। तो ऐसा ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने ऑर्डर में कहा था। और इसके बाद चूंकि इसमें नोटिस इशू नहीं किया था, फिर सब्सिक्वेंट ऑर्डर आया था। फिर सब्सिक्वेंट ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी ग्रांट कर दी, मीन्स जो नोटिस था वो इशू कर दिया था और रिटर्नेबल फॉर इन 4 वीक्स का टाइम दे दिया था। तो साथ में जो है रिलीफ भी ग्रांट कर दी थी। अब जो ऑर्डर जो जिसके बारे में बताया गया है उस ऑर्डर के ऊपर हम देखते हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बताया था एस नरहरी वर्सेस एस कुमार एंड अदर्स का जो जजमेंट थी, उसमें क्या बताया गया था। उसमें क्या हुआ था कि एक इम्पीच्ड ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया गया था। रिव्यू पिटीशन का जो हाई कोर्ट ने जो फाइल की गई थी उस पिटीशन को चैलेंज किया गया था स्पेशली पिटीशन ने। और चूंकि जो हाई कोर्ट ने अपील्स और रिव्यू थी वो डिसमिस कर दी थी, खारिज कर दी थी। और अब फैक्ट्स क्या थे उस केस के, थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर बताया गया है कि एक ओरिजिनल ऑनर थे प्रॉपर्टी के, उनकी दो डॉटर्स थी और उनके बाद उन्होंने एक विल बनाई थी और दोनों सूट प्रॉपर्टीज थी, दोनों डॉटर्स को इक्वल शेयर में देने को कहा था। लेकिन साथ में कहा था कि
जब उनके बाद जो है रिस्पेक्टिव मेल लीगल हेयर्स के पास ट्रांसफर हो जाएगी और दोनों डॉटर्स जो है वो जॉइंट ओनर्स थे पीकेट प्रॉपर्टी के और उन्हें एक लीज डीड थी वो 45 साल की एक ट्रस्ट को दे दी थी। उसके बाद जब लीज का टेन्योर था तो एक की जो डॉटर थी वो पास मींस उनकी डेथ हो गई थी और विल के हिसाब से जो ओरिजिनल जो पार्ट था उनका जो शेयर वो उनके ऑनर्स के पास गया था और अब डिस्प्यूट भी अराइज हुआ था उनके जो हेयर्स थे लीगल हेयर्स थे और जो दूसरी डॉटर के बीच में और फिर उसके बाद एक सूट फाइल किया गया था मींस पार्टीशन ऑफ पोजेशन का और मैटर जो क्योंकि सेटल्ड हो गया था कॉम्प्रोमाइज डीड पास हो गई थी तो फिर उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया था इक्वल शेयर्स में और कॉम्प्रोमाइज डीड के बाद फिर जो सन थे उनके डिसीज्ड के तो जो कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2 थे उन्होंने एक सूट फाइल किया था अगेंस्ट मदर के अगेंस्ट में और जो दूसरी जो डॉटर थी उनके जो सन्स के अगेंस्ट में फाइल किया था मैंडेटरी इंजंक्शन लगाया था। और अब यहाँ पे बताया कि जो मींस सूट प्रॉपर्टी थी वो 51 ईयर्स की थी मींस लीज था वो 51 ईयर्स का था। फिर अपीलेंट्स यहाँ पर जो अपीलेंट्स थे उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था सूट प्रॉपर्टी में मींस बना लिया था स्टार्ट चालू कर दिया था लेकिन उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में थे रिस्पोंडेंट तो उन्होंने एक स्टे ऑर्डर अपने फेवर्स में ले लिया था। अब ट्रायल कोर्ट ने 5 एडिशनल इश्यूज थे वो डिसाइड किए थे हम इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। और उसके बाद ट्रायल कोर्ट की जो सूट था वो जो रिस्पोंडेंट ने फाइल किया था उसे खारिज कर दिया था और स्टे ऑर्डर को विकेट कर दिया था और ये कहा था कि जो कॉम्प्रोमाइज डीड हुई है पार्टीज में वो दोनों पार्टीज के वो बाइंडिंग है। और यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने आगे हाई कोर्ट में अपील डाली थी और जब अपील पेंडिंग थी तो जो एक जिनका जो डॉटर थी जो जिनके जो सन थे उन डॉटर का डेथ हो गई थी और फिर उसके बाद एप्लीकेशन अमेंडमेंट की डाली थी ऑर्डर 6 रूल 17 की और फॉर द रिलीफ द रिकवरी ऑफ द पोजेशन। और हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स को डिस्टर्ब नहीं किया और कहा कि कॉम्प्रोमाइज जो डीड है वो बाइंडिंग है और लेकिन जो एडिशनल रिलीफ थी पोजेशन की वो फिर ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। और अपीलेंट 1 ने यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की और जब पेंडिंग थी स्पेशल लीव पिटीशन तो ट्रायल कोर्ट ने मैटर जो है वो प्रोसीड किया जो हाई कोर्ट ने डिमांड करके भेजा था और ट्रायल कोर्ट ने लिमिटेड ग्राउंड दिया था पोजेशन का वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 के फेवर में कर दिया था। अब उससे जजमेंट से अगेंस्ट होकर फिर यहाँ पर पिटिशनर ने एक और अपील हाई कोर्ट में फाइल की थी। अब स्पेशल लीव पिटीशन अभी पेंडिंग थी तो फाइल की थी लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन जो पहले जो फाइल की गई थी वो डिसमिस कर दी गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2013 को इस ग्राउंड में कि जो रिलीफ मांगी गई थी स्पेशल लीव पिटीशन जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब उस डिसमिसल ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन के बाद इस कोर्ट ने मींस ये पाया कि ये डिसीजन दिया कि जो फर्स्ट अपील फाइल की गई थी जजमेंट की वो अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इशू जो है जो रेज किए गए थे स्पेशल लीव पिटीशन के मींस जो रिमांड ऑर्डर में दिए गए थे वो कोर्ट ने लिबर्टी दे दी कि पिटिशनर को सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग अपील में डोलो बिना किसी मींस इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिमांड ऑर्डर जो रिमांड ऑर्डर था उसके बिना इन्फ्लुएंस किए। और उसके बाद अब फर्स्ट अपील भी डिसमिस हो गई फिर मींस पिटिशनर की अपीलेंट की और स्पेशल लीव पिटीशन फिर फाइल की गई वो भी डिसमिस हो गई मींस विड्रॉ कर ली गई वहाँ से कि लिबर्टी ले ली कि वो अपनी पहले रिव्यू पिटीशन है वो एग्जॉस्ट करेंगे रेमेडी जो रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करने की रेमेडी को एग्जॉस्ट करेंगे। अब यहाँ पर बताया कि 2 ऑर्डर्स थे हाई कोर्ट के जो कि चैलेंज किए गए थे। पहले इंस्टेंस में स्पेशल पिटीशन थी वो हाई कोर्ट का जो इम्प्यूज्ड ऑर्डर था उसमें चैलेंज किया था लेकिन इस कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था लेकिन लिबर्टी भी दे दी थी पिटिशनर को कि वो आप हाई कोर्ट में जाएं और रिव्यू पिटीशन आप फाइल करें और वो अपीलेंट ने उस लिबर्टी का यूटिलाइज भी किया था और रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई थी लेकिन वो भी डिसमिस हो गई थी। अब प्रेजेंट अपील दोनों मींस ओरिजिनल इम्प्यूज्ड ऑर्डर के हाई कोर्ट में जो अपील के अगेंस्ट में डाली गई थी और रिव्यू के अगेंस्ट में दोनों स्पेशली पिटीशन डाली गई थी। अब दोनों पार्टीज के काउंसिल्स का सुना गया। जो रिस्पोंडेंट ने अपनी पहली प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन ये रेज की कि दोनों ये अपील जो है वो मेंटेनेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि जो कोर्ट ने जब मेंटेनेबिलिटी तभी डिसाइड की जा सकती है कोर्ट जो है मेरिट्स पे केस में तभी आ सकती है और अब चूंकि स्पेशली पिटीशन तभी मेंटेनेबल है जो कि मेरिट्स पे अगर डिस्प्यूट डिसाइड किया। ऑर्डर 47 रूल 7 साफ साफ कहता है कि रिव्यू के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता स्पेशली पिटीशन में जो ऑर्डर मींस अगर वो रिव्यू रिजेक्टेड हो जाए तो
नो अपील बाय द वे स्पेशली पिटीशन जो है वो पास मीन्स ऑर्डर जो पास कर दिया गया है वो मेंटेनेबल नहीं है। और रिस्पोंडेंट ने ये भी कहा कि स्पेशली पिटीशन थी वो पहले ही पिटिशनर मीन्स डिसमिस हो गई थी, मीन्स उसमें लिबर्टी दी थी पिटिशनर को कि वो आप हाई कोर्ट में रिव्यू डालें, लेकिन उस रिव्यू में मीन्स जो पिटिशनर को ने जो लिबर्टी ग्रांट की गई थी उसमें ये पिटिशनर को ये लिबर्टी नहीं दी थी कि आप दोबारा से स्पेशली पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट लिबर्टी सिर्फ यहाँ तक ही लिबर्टी दी थी कि आप हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई लिबर्टी नहीं दी कि आप दोबारा से स्पेशली पिटिशन फाइल कर सकते। तो इसलिए कोई जो एक्सप्लिक्ट परमिशन नहीं दी गई, क्लियर परमिशन नहीं दी गई कि आप दोबारा से स्पेशली पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो ये पिटिशनर्स के ऊपर बार है, वो दोबारा से इस कोर्ट में अपेयर नहीं फाइल नहीं कर सकते हैं और ना ही अपेयरेंस दे सकते हैं उस केस में। तो इसलिए एक संध्या एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट पर रिलाई किया और अब कोर्ट ने कहा, पहले रिस्पोंडेंट की जो कंटेंशन को कंसर्न किया तो हम कोर्ट ने भी कंकरेंस दी और कहा कि ऑर्डर 47 रूल 7 में साफ क्लियरली एम्प्लाई किया है कि स्पेशली पिटिशन नो स्पेशली पिटिशन कैन बी फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर। जो रिव्यू अगर खारिज हो जाए तो उसमें कोई अपील नहीं फाइल की जा सकती और फर्दर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। उस ऑर्डर को यहाँ पर बता दिया ऑर्डर 47 रूल 7 का। और अब यहाँ पर कहा कि अपीलेंट ने इस बार से ओवरकम करने के लिए कहा कि मींस अपील्स थी जिसमें जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्पीच किया पास किया गया था, लेकिन इम्पीच्ड ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का वो अपील में फाइल मींस चैलेंज किया गया। तो लिमिटेड क्वेश्चन ये था कि क्या लिबर्टी ग्रांट की जाए हाई कोर्ट द्वारा कि आप हाई कोर्ट में जाएं रिव्यू में, और क्या वो ऑटोमेटिकली जो मैटर जो है वो एस्केलेशन मैट्रिक्स में आ सकता है। मींस अगर रिव्यू के लिए आप कोर्ट ने आपको लिबर्टी दी है तो क्या दोबारा से आप स्पेशली फाइल कर सकते हैं बाय दी मेक्स द रेमेडी ऑफ स्पेशली पिटिशन अगेन। तो विनोद कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा की जजमेंट पर रिलाई किया। तो उस केस में क्या हुआ था, जो रिट थी हाई कोर्ट में वो डिसमिस हो गई थी और फिर उसने रिव्यू भी डाली थी, उन्होंने हाई कोर्ट में वो भी डिसमिस हो गई थी और साथ में रिव्यू डाली थी और फिर स्पेशली पिटिशन भी डाली थी, क्योंकि स्पेशली फाइल करने का 90 डेज का टाइम होता है और रिव्यू का 30 डेज का होता है। स्पेशली पिटिशन जब सुनाई जा रही थी तब पिटिशनर ने कहा कि रिव्यू ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उसमें लिबर्टी दे दी जाए कि वो विड्रॉ कर लें केस को और सेम ग्राउंड्स पे जो स्पेशल लीव मींस सेम ग्राउंड पे वो विड्रॉ करना चाहते हैं और स्पेशल लीव पिटिशन को डिसमिस एज विड्रॉ कर दिया गया था। और जब स्पेशल लीव विड्रॉ कर ली गई तो रिव्यू जो थी हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी। अब उस रिव्यू के ऑर्डर को डिसमिसल जो हुई थी फिर दोबारा से स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्सिक्वेंटली स्पेशल लीव पिटिशन जो फाइल की गई थी और क्योंकि स्पेशली पिटिशन में सिर्फ एक्सप्लिक्ट ऑर्डर यहाँ तक ही था, लिबर्टी यही थी कि आप हाई कोर्ट में जाएं और सब्सिक्वेंट स्पेशली पिटिशन आप मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि दोबारा से स्पेशली पिटिशन फाइल करने की परमिशन नहीं दी गई थी, सिर्फ यहाँ तक ही लिबर्टी दी थी कि आप हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए जाएं। अब रेलेवेंट पैराग्राफ थे उस जजमेंट के यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए और संध्या एजुकेशन सोसाइटी ने भी इस जजमेंट पर रिलाई किया था। विनोद कुमार जजमेंट की जो जजमेंट आई थी और इसने कहा था कि स्पेशली अगर डिसमिस कर ली जाए विड्रॉ से और कोई एक्सप्लिक्ट लिबर्टी नहीं दी गई हो कोर्ट द्वारा कि आप सब्सिक्वेंट स्पेशली पिटिशन नहीं फाइल कर सकते, तो ऐसे में अलाउड नहीं किया जा सकता पिटिशनों की दोबारा से स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर सकें। मींस सिर्फ लिबर्टी थी वो वहां तक ही दी गई थी कि आप रिव्यू फाइल करें। अब रिव्यू डिसमिस कर देती है हाई कोर्ट में, आप दोबारा से स्पेशली पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा हमने कोई लिबर्टी नहीं दी थी कि आप दोबारा से स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर सकते हैं, तो इसलिए हम दोबारा से एंटरटेन नहीं कर सकते। ऐसा संध्या कुमार की जो जजमेंट आई थी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, संध्या एजुकेशन सोसाइटी की जजमेंट आई थी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विनोद कुमार की जजमेंट पर रिलाई किया। उसके जो पैराग्राफ्स थे मैं यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। अब जो अपीलेंट्स के काउंसिल थे उन्होंने इसको काउंटर कहा, ये कहा कि कोटे डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस श्री महादेव शाहकारा सकारे कारखाने लिमिटेड की, और जो पैराग्राफ्स थे नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के और यहाँ पर बताया कि उसके जो पैराग्राफ्स थे यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए और मतलब कोर्ट ने यहाँ पर बताए। अब कहा कि दोनों जजमेंट्स आई थी जिसमें अपीलेंट ने मींस जो रिलाइड किया था और अदर जजमेंट्स थी जो इसमें साफ बता रखा था कि एक्सप्लिक्ट जजमेंट्स थी कि स्पेसिफिक लिबर्टी नहीं दी गई हो सब्सिक्वेंटली लीव पिटिशन फाइल करने के लिए अगर पहली स्पेशली पिटिशन विड्रॉ कर ली जाए तो। लेकिन अब यहाँ पर एक खोड़े की जो डिस्टिलरीज की जो जजमेंट है वो मींस काउंटर पे जा रही, मींस अगेंस्ट में जा रही है। तो क्वेश्चन ये था कि जो रेस किया गया था इस कोर्ट में वो टोटली मींस डिफरेंट था प्रेजेंट केस में, लेकिन अंडरलाइंग लॉजिक्स थी इस जजमेंट की इन आवर ओपिनियन की जो इशू रेस किया गया था प्रेजेंट केस में कि
अगर 3 बेंच जजमेंट को मींस इन द सेट केस एक 3 बेंच जो जजमेंट थी इस कोर्ट की, वो टास्क दिया गया था आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि क्या रिव्यू पिटीशन जो हाई कोर्ट में मेंटेनेबल है अगर स्पेशल लीव पिटीशन मींस सेम इश्यूज पे डिसमिस कर दी गई हो। तो कोर्ट ने मींस इस कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया था इस केस पे जो ये एक जजमेंट रिकॉर्ड आई थी कुन्हायमद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की, और उसमें ये कहा था कि स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस के बाद रिव्यू पिटीशन तब भी मेंटेनेबल है, उसमें ऐसा बताया गया था। लेकिन कंक्लूजन था वो रेलिवेंट नहीं था इस प्रेजेंट केस में। रीजनिंग बिहाइंड ये थी कि जो इन आवर ओपिनियन हैज बेरिंग ऑन द प्रेजेंट केस, तो कोर्ट ने जो अबव मेंशन केस में ये कहा कि जब रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल होती है जब भी स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस हो जाए, तो ये ऑब्जर्व किया कि अगर स्पेशल लीव पिटीशन नॉन स्पीकिंग ऑर्डर से दी जाए तब डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर ये होता है कि कोई भी ऑर्डर दिया जाता है किसी कोर्ट द्वारा, वो अगर कोई अपीलेट कोर्ट उस पर कोई मॉडिफाई कर देती है तो वो ऑर्डर जो होता है वो मर्ज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर कहा कि क्योंकि स्पेशल लीव पिटीशन ने कोई नॉन स्पीकिंग ऑर्डर दिया हो तो वैसे में डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब स्पेशल लीव पिटीशन अगर डिसमिस कर ली जाए विड्रॉ करके और कोई रीजन असाइन नहीं किया हो उस कोर्ट ने जब मैटर को डिसमिस करते समय और लीव नहीं ग्रांट की गई हो स्पेशल लीव पिटीशन ने, तो ऐसे में डिसमिसबल जो है वो एक जो लॉ ले डाउन दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट जो लॉ ले डाउन करती है आर्टिकल 145 के अंदर, वो मींस उसे कंसिडर अगर उसके एम्बिएंट के अंदर नहीं आता है, उसके प्रीव्यू के अंदर नहीं आता है। और स्पेशल लीव पिटीशन जो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर से दी जाएगी तो वो एक लॉ को कंसिडर नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मींस जो भी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देती है वो उसके लिए एप्लीकेबल होता है सारी नीचे की हाई कोर्ट्स के ऊपर और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। आप सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर नॉन स्पीकिंग ऑर्डर दिया होगा तो फिर ये बाइंडिंग नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल 141 के जो एम्बिएंट के अंदर नहीं आएगा। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि सेम आल्सो कैन नॉट बी कंसिडर्ड बाय रेस जुडिकाटा। मींस रेस जुडिकाटा के अंदर ये बताया कि एक बार आपकी पिटीशन डिसमिस है तो दोबारा से सेम ग्राउंड्स पे आप वो पिटीशन नहीं फाइल कर सकते। लेकिन कोर्ट ने कहा था इसमें कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर अगर दिया जाता है तो रेस जुडिकाटा के अंदर भी कवर्ड नहीं होगा क्योंकि जो मींस सेम सूट जो है वो बार्ड नहीं होगा सेम ग्राउंड्स पे अगर रेज किया जाएगा तो अगर नॉन स्पीकिंग ऑर्डर होगा। तो हर डिसमिसल जो जितने भी डिसमिसल होते हैं केसेस के चाहे वो विड्रॉ कर लिए जाएं और जिसमें लिबर्टी मांग ली जाती है कि हम फ्रेश स्पीच स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसे में लिबर्टी जो रेमेडी जो होती है वो परसिस्ट करती है। तो अगर रिव्यू जो है वो अलाउड कर दी जाती है तो फिर रीजनिंग जो है वो कैन नॉट आर्बिट्रेरली एक्सक्लूड द फाइलिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट स्पेशल लीव पिटीशन। तो ऐसे में अगर मींस अगर रिव्यू अलाउ हो जाती है इसमें तो सब्सिक्वेंट स्पेशल लीव पिटीशन तब भी दूसरा जो पार्टी है वो फाइल कर सकती है। तो अब यहाँ पर कहा कि हम कोर्ट ने कहा हम वी पेनफुल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि अगर इस तरह की इंटरप्रिटेशन निकाली जाएगी तो एक फ्लड गेट्स एंड लिटिगेशंस के ओपन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होते इसका मतलब ये होगा कि जो जितनी भी स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस हो जाएगी मस्ट बी अकम्पनीड विद द रीजंस डिक्लेयरिंग द सेम। तो ऐसे में जितनी भी स्पेशल लीव पिटीशन है कोर्ट ने कहा कि हम उसको फिर रीजंस देने पड़ेंगे इसमें। तो इन द लाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये नेसेसरी है कि जितने भी एजुकेटेड होते हैं डिलिबरेटेड मैटर जो मींस डिलिबरेटेड होती है मींस ये लार्जर बेंच के समक्ष मैटर डालना चाहिए। तो ऐसे में जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन अगर डिसाइड किया जाता है तभी उसके बाद जो मैटर जो है वो प्लेस किया जाना चाहिए एप्रोप्रिएट बेंच में। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है पहले लार्जर बेंच को डिसाइड करने तो ये फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट बेंच में लगा जाएगा। तो इसलिए पेपर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बाद दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूट करें लार्जर बेंच के लिए। तो ये जजमेंट थी 5 जुलाई 2023 की। तो कंक्लूजन यहाँ पर दोनों कोर्ट्स ने मींस कोऑर्डिनेट बेंच ने कहा था कि जो कि मैटर जो उस जजमेंट में था जो उसका नाम बताया गया है अभी एस नरहरी वर्सेस एसआर कुमार, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बेंच ने कहा था कि उन्होंने ऑर्डर 21 रूल 1 को कंसिडर नहीं किया। ऐसे में मींस लिबर्टी अगर जब तक नहीं ग्रांट की जाए तो अब स्पेशली पिटीशन जो है वो फाइल नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि अब कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी मैटर जो है वो लार्जर बेंच में जा चुका है तो इसमें हम कोई फर्दर जो है इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।